नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। भारत के इतिहास में बुधवार यानी 15 मई 2024 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत एक 20 साल की लड़की द्वारा जब इस बात की याचिका डाली गई कि उसको उसके गर्भ में पल रहे 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि राइट टू लाइफ ज़्यादा बड़ा है राइट टू एबॉर्ट से। और इस एक्ट में इस बात का प्राविधान है कि जब आपके जीवन को कोई ख़तरा नहीं है तो इस तरह के एबॉर्शन को नहीं कराया जा सकता, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा जो 28 हफ्ते का हो चुका है उसको भी राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का राइट टू लाइफ का पूरा संवैधानिक मौलिक अधिकार है। लेकिन इससे पहले इस बात को समझते हैं कि पृथ्वी पर प्रजनन के लिए, चाहे वह वनस्पतियाँ हों चाहे जीव जंतु हों, सभी में अपनी वंश वृद्धि के उपाय हैं। जहाँ वनस्पतियों में कीट पतंगों के माध्यम से वह अपने फूल और फूल के माध्यम से बीजों को दूर दूर तक प्रकृति में पहुंचाकर अपने वंश को बनाए रखते हैं, वहीं पर जितने भी जीव जंतु कीट पतंगे हैं वह प्रजनन के माध्यम से अपने वंश को बनाए रखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग गीतों में गाते हैं कि हंस के जोड़े की तरह जीवन होना चाहिए, दो हंसों का जोड़ा बिखर गए, और ये गाना आपने सुना होगा। क्योंकि प्रकृति का अगर आप अध्ययन करेंगे तो हंस और चील दो ऐसे जंतु हैं जो एक बार प्रजनन के लिए जिस भी अपोजिट सेक्स या विपरीत लिंगी से जुड़ जाते हैं, फिर अपने जीवन प्रयत्न वह उसी से जुड़े रहते हैं, दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। यही काम पेंगुइन भी करता है। लेकिन जब वह अपने भोजन की तलाश के बाद लौटता है और अपने अपोजिट सेक्स या अपने पार्टनर को नहीं पाता है, उसी स्थिति में वह किसी दूसरे के साथ पार्टनर बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ प्रजनन के लिए शारीरिक संबंध बनाना प्रकृति का एक सामान्य लक्षण है। मनुष्य भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य ने दूसरे जीव जंतुओं की तरह प्रजनन के लिए किसी विशिष्ट काल या समय से अपने को अलग रखते हुए किसी भी समय प्रजनन करने के लिए उपयुक्त बनाए रखा है, या यूं कहें कि शरीर में प्रजनन तत्वों के वर्ष भर बनते रहने के कारण मनुष्य कभी भी प्रजनन क्षमता को उपयोग करके अपनी वंशवृद्धि को कर सकता है। लेकिन विज्ञान के आविष्कार और उनकी जटिलताओं के माध्यम से मानव ने यह समझ लिया कि प्रजनन क्षमता के अलावा शरीर मनोरंजन का भी एक केंद्र हो सकता है। पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने इस शरीर को न सिर्फ एक व्यवसाय बनाया, बल्कि इस शरीर के माध्यम से मनोरंजन की एक ऐसी अंतहीन प्रक्रिया शुरू करी है जिसमें वेश्यावृत्ति से लेकर साथ साथ रहने की वह अभिव्यक्ति है जो आज लिविंग रिलेशन तक पहुंच गई है। लेकिन जहां पर प्रजनन की बात है, मनुष्य के इस मनोरंजनकारी आचरण में विवाह ही सिर्फ एक वो मार्ग रखा गया है जिसमें प्रजनन क्षमताओं का प्रयोग करके बच्चे को सामाजिकता मिलती है। और इस सामाजिकता से बचने के लिए और मनोरंजन को अलग ऊंचाई देने के लिए और विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिस तरह से मानव शरीर को व्यावसायिक बनाने के साथ साथ उस व्यवसाय में मानव जीवन के जनन द्रव्यों से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए गर्भ निरोधक की एक बड़ी बाजार खड़ी हुई, उसने लोगों के जीवन में यह स्वतंत्रता ज़्यादा पैदा कर दी कि वह
शरीर का मनोरंजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और इस मनोरंजन के कार्य को तब और ज़्यादा गति मिली जब ग्रामीण जीवन से निकलकर मानव ने आधुनिकता और शहरीकरण की तरफ बढ़ते हुए अपने पारंपरिक जीवन, अपने परिवार से दूर रहने के लिए काफ़ी दूर दूर तक की यात्राएं करीं। और ऐसे में परंपरा, नियम, संस्थाएं, किसी भी चीज़ का अंकुश न होना और शारीरिक मनोरंजन के लिए गर्भ निरोधक की उपलब्धता होना, कई नई जगह पर किसी के द्वारा किसी को न पहचान पाने की स्थिति होना ने एक शरीर को मनोरंजन बनाने की उस विधा का निर्माण कर दिया कि जिसको लेकर अब विवाह जैसी संस्थाएं विखंडित होने लगी हैं, जहां पर शारीरिक संबंध केवल जिस व्यक्ति के साथ जीवन पूरा गुजारना होता था उसी के साथ बनाने या उसी के साथ रहने की बाध्यताएं होती थीं, वहाँ पर विज्ञान के आविष्कारों ने इस शुचिता वाले कार्य को विखंडित कर दिया है। अब एक ही विवाह में रहते हुए व्यक्ति शारीरिक संबंध के दायरे में सिर्फ एक ही व्यक्ति से जुड़ा नहीं रहना चाहता है, बल्कि भारतीय आईपीसी की धारा 497 में एक विवाहित महिला भी अपने पति के अलावा किसी दूसरे के साथ किसी भी सीमा तक रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कथन भी किया गया, निर्देश दिया गया कि अगर पति को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो वो तलाक ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को और शरीर की यौन शक्ति, यौन क्षमताओं को पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान करते हुए व्यक्ति के ऊपर, उसके मनोविज्ञान पर छोड़ दिया गया है कि वह इसका उपयोग कैसे करना चाहता है। और इस तत्व ने मानव जीवन में एक विवाही व्यक्ति को सीक्वेंस मैरिज की तरफ बढ़ा दिया, जहाँ पर जनजातीय लोगों में, जनजातीय समाज में बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं, वहाँ पर शहरी समाज में रहते हुए मानव सीक्वेंस मैरिज की तरफ चला गया। तलाक लेकर, संबंध विच्छेद करके, वह दूसरी विवाह करके कई लोगों के साथ रहने की क्षमताओं की ओर विधिक रूप से आगे बढ़ गया। और इन सब के बीच में शरीर वह केंद्र बनकर उभरा जिसमें हर वक्त व्यक्ति शरीर को केंद्र बनाकर सिर्फ इसी के माध्यम से मनोरंजन के लिए आगे बढ़ने का विकल्प ढूंढने लगा, जिसका प्रभाव यह पड़ा कि शुचिता जैसे तत्वों का तो अभाव हुआ ही, लोग तरह तरह के उपाय करके शारीरिक जीवन को अपने जीवन में सबसे अधिक स्वस्थ रहने और मनोरंजन पाने का साधन समझने लगे। और इसमें आग के घी का काम किया उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, जिन्हें विज्ञान का सहारा लेकर इस बात को हाईलाइट किया कि शारीरिक संबंध बनाने से, सेक्स करने से, हफ्ते में एक बार करने से, रोज़ करने से, महीने में एक बार करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप अपने हृदयघात की बीमारी से बच सकते हैं, कैसे अवसाद से बच सकते हैं, कैसे शरीर स्वस्थ रह सकता है, कैसे शरीर के दर्द को अच्छा रख सकता है, आपका स्विंगिंग मूड कैसे अच्छा रह सकता है। और इन बातों का सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड में इतना प्रचार हुआ कि लोग इसको एक बहुत बड़ा स्वस्थ रहने का आधार समझने लगे। और उससे बड़ी चीज़ यह है कि प्रकृति ने प्राकृतिक चयन के द्वारा शरीर में प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को एक उम्र के साथ उत्पन्न करके स्वयं एक त्वरण जैसी ऐसी क्रिया मानव शरीर में या सभी जीव जंतुओं में पैदा करी है, जिसमें एक उम्र विशेष में व्यक्ति स्वयं अपने विपरीत लिंगी के साथ आकर्षित होता है और उस आकर्षण में वह सीमाओं के उस पार तक जाता है जिसे हमने संबंधों में निषेध रूप में परिभाषित किया है। लेकिन इसी निषेधता को परिवार से दूर जाने के कारण, परिवार का अंकुश कम होने के कारण, घर में किसी का अपने बच्चों पर नियंत्रण न होने के कारण एक ऐसे विधा की ओर ले जाया गया जहां पर छोटे उम्र के बच्चों की तरफ यह संबंध
प्रवाहित होने लगा है। यही कारण है कि अब आपको काफ़ी छोटे छोटे उम्र के बच्चों में शारीरिक संबंध बनाने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है। यह वो समय है या वह युवा काल है जिसमें न बच्चे को विज्ञान के आविष्कार के बारे में ज़्यादा पता है, न शरीर के अंदर उन क्रियाओं के बारे में ज़्यादा पता है जो उनके उस संबंध के बाद की स्थितियों से उभरेंगे। और यही कारण है कि कई बार शरीर के उस हार्मोन के त्वरित विकास और उसके उद्दीपन की स्थिति में जो नई पीढ़ी है वह ऐसी स्थितियों में पहुंच जाती है जहां पर छोटी उम्र में ही लोग गर्भ धारण कर लेते हैं। और उसी का परिणाम बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक 20 वर्ष की लड़की के लिए उभरा, जिसमें उसने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने के लिए प्रार्थना किया था और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 में साफ साफ लिखा है कि गर्भपात 20 हफ्ते के अंदर ही कराने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी डॉक्टर के बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए इस रिकमेंडेशन या सिफारिश पर कि उस बच्चे को गर्भ में रखने पर जच्चा बच्चा को दोनों को खतरा है और यदि बच्चा गर्भ में रहेगा तो माँ के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में ही वह टर्मिनेशन कराया जा सकता। अभी कुछ दिन पूर्व ही 15 दिन भी नहीं बीते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने एक 14 वर्ष की बच्ची को 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति इसी आधार पर दिया क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भ के इस वर्तमान समय में माँ के जीवन के लिए खतरा तो है ही, लेकिन यह अगर जन्म देने की तरफ आगे ले जाया गया तो यह उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में माँ के जीवन को ले जाएगा। और ऐसी स्थिति में बेहतर यह होगा कि मानव में माँ के जीवन को बचाने के लिए 30 हफ्ते के उस गर्भ को 14 साल की लड़की के गर्भ से हटा दिया जाए। और इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के विधानों के विपरीत जाते हुए आदेश किया कि हाँ उसको गर्भपात करा दिया जाए। और उसी का सहारा लेकर फिर वर्तमान केस आया जिसमें 20 साल की लड़की ने इस बात को कहा कि मैं भी अपने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराना चाहती हूँ, लेकिन चूँकि बच्चा गर्भ में परिपक्वता प्राप्त कर चुका है, संविधान में जीवन जीने का अधिकार उसको भी है। और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत में मैरिज एक्ट में यह लिखा है 18 साल की लड़की परिपक्व मानी जाती है विवाह के लिए। और ऐसे में अगर पल रहे बच्चे से किसी के जीवन को कोई खतरा नहीं है और डॉक्टर की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है और रिपोर्ट के हिसाब से यह भी देखा गया जो सोनोग्राफी थी कि बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और बच्चा सही ढंग से सर्वाइव कर रहा है, ऐसे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की धारा 3 का लाभ नहीं दिया जा सकता। और उस लड़की की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया गया कि वह बच्चे को पैदा करे। यह एक अलग की विषय वस्तु है कि इस तरह के पैदा किए बच्चों का जीवन क्या है, बिन ब्याही माँ के द्वारा पैदा किए बच्चे और उस लड़की के सांस्कृतिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, यह एक अलग का विषय है। लेकिन जिस तरह से प्रजनन की क्रियाओं को मनुष्य ने आनंद मनोरंजन की तरफ धक्का दिया है और जिस तरह से आप देख रहे हैं 14 साल 18 साल 20 साल की लड़कियां तमाम गर्भ निरोधक स्थितियों के होते हुए भी गर्भवती हो रही हैं और उसमें एक स्थिति विशेष के बाद गर्भपात की उन्हें अनुमति नहीं मिल रही है, इससे दो स्थितियां बहुत ही गंभीर रूप से हमारे सामने आ रही हैं। संस्कृति का तो जो पतन हो रहा है या संस्कृति में जो विचलन हुआ वो तो स्थापित है, लेकिन ऐसे इस तरह के बच्चों की बढ़ती संख्या और इस तरह बिन ब्याही माँ बनने की स्थितियाँ या लड़कियों के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले असर पर भी एक अध्ययन होना चाहिए। और यह अध्ययन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए बल्कि इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि क्या यौन शिक्षा की आवश्यकता आज की महत्वपूर्ण विशेषता है,
क्या अब हमें परिपक्वता के आरंभिक क्षणों में ही लड़के लड़की दोनों को स्कूल के लेवल पर, घर के लेवल पर वह यौन शिक्षा पूर्ण रूप से देनी पड़ेगी, ताकि लड़का हो या लड़की वह जान सकें कि वह किस तरफ बढ़ रहे हैं, या लड़की को इस बात का आभास हो सके कि उसके जीवन में अब कितनी विपरीत स्थिति खड़ी होने जा रही है। सोचने की बात हम सब की है, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जानवर भी सिर्फ प्रजनन काल में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए आकर्षण के उस समय का उपयोग करते हैं जिससे वह बच्चे पैदा कर सकें। वह जानते हैं कि हम बच्चा पैदा करने के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने जब से बच्चा पैदा करने के बजाय, प्रजनन के बजाय, विवाह के बजाय मनोरंजन के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, हिडोनिज्म के सिद्धांत पर शारीरिक सुख के लिए इस तरह के प्रयोग शुरू किए हैं, जो सड़कों से, मोहल्लों से निकलकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, जो हर तरफ दिखाई देने लगे हैं। उससे आने वाला समय ऐसे लोगों की जनसंख्या की तरफ भी बढ़ रहा है जिनके बारे में ना या तो पिता के बारे में पता होगा, माँ का नहीं पता होगा, माँ का पता होगा तो पिता का नहीं पता होगा। यह संस्कृति का एक बहुत बड़ा विघटन होगा। और उससे बड़ी बात यह होगी कि इस तरह मनोरंजन के आधार पर लोगों के जीवन में जो विपरीत स्थितियां खड़ी हैं, उसमें विधिक रूप से तो आप 376 में बलात्कार का केस चला देंगे, लड़के को गिरफ्तार करा देंगे। लड़की का बिन ब्याही माँ बनने पर भी आप यह मान सकते हैं कि बच्चा पैदा ही होगा क्योंकि बच्चा स्वस्थ है। लेकिन उन सब से इतर क्या इस बात की ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है कि आज लड़के लड़कियों को इस बात का ज्ञान हो कि वह जा किधर रहे हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर उन्हें ले जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रकाश से वह अंधकार की ओर जा रहे हैं? कब तक न्यायालयों की शरण में जाकर हम इस बात की वकालत करेंगे कि मनोरंजन के लिए जिस शरीर को हमने उपयोग किया है, जिस मनोरंजन और क्षणिक आनंद के लिए हमने शरीर को बर्बाद किया है, उसमें पल रहे गर्भ का क्या किया जाए? सोचना आपको है, क्योंकि शरीर आपका है। अगर यह बात आपको समझ में आती है कि यौन शिक्षा के लिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि सरकार अपने स्तर पर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक यौन शिक्षा को देने का कार्य आरंभ करे, गर्भ निरोधकों के बारे में गंभीरतापूर्वक पढ़ाया जाए, उससे एक स्वस्थ समाज और सामाजिक संरचना में आ रहे बदलाव में एक सकारात्मक स्थिति को हम पैदा कर पाएंगे। अगर यह बात आपको समझ में आती है तो आप भी इस पर ज़रूर अपने कमेंट लिखें। हो सकता है कि मुझे कुछ ज़्यादा समझने का मौका मिले, हो सकता है कि और कुछ अच्छा कर सकूं और अखिल भारतीय अधिकार संगठन आपके साथ फिर किसी अच्छे मुद्दे पर हो और मैं आलोक चांटिया आपसे कुछ अच्छा कर सकूं। क्योंकि जाते जाते मैं आपको बताऊं कि कभी आपने किसी जनजाति में, और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, इस तरह से शारीरिक क्षमताओं को मनोरंजन के लिए उपयोग करके इस तरह बिन ब्याहे बच्चों के पैदा करने की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ा है? क्या कारण है कि जनजाति, जिसे आप एक पिछड़ा रिमोट एरिया में रहने वाला समूह मानते हैं, वह आपसे ज़्यादा गंभीर है और आप शहरीकरण, आधुनिकीकरण, उत्तर आधुनिकता में आगे बढ़कर भी एक इतनी गंभीर समस्या से पीड़ित हो रहे हैं जहां पर एक लड़की के गर्भ पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और उस गर्भ के कारण पैदा होने वाले उस संतान पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है जिस गर्भ से इस पृथ्वी पर न जाने कितनी देवात्माओं ने जन्म लिया है, कितने दूतों ने जन्म लिया है। तो गर्भ को अगर हमने आज नहीं समझा तो उस गर्भ को उन स्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा जिससे पशु जगत में मानव सबसे दयनीय स्थिति में दिखाई देगा। नमस्कार।